स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। पहला वर्गीकरण हम देखते हैं, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यानी कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आपको पता है यानी कि जो हिंदी भाषा है उसकी जो आदि जन्मी भाषा है वो कौन सी भाषा है? यानी कि हिंदी का जो जन्म है वो कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से। और विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। दोनों का जवाब अलग अलग होगा। यदि जन्म पूछा जाए तो संस्कृत और विकास पूछा जाए तो अपभ्रंश या शोर शैली अपभ्रंश। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए कुछ, यानी कि आप जानते हो कि दोनों का जो ग्रामर है संस्कृत और हिंदी वो लगभग थोड़ा यानी कि सेम ग्रामर चलता है दोनों के अंदर। तो यानी कि कुछ जो मूल स्वर है या कुछ स्वर है, जैसे संस्कृत भाषा है तो उसके अंदर 13 स्वर है, जबकि हिंदी भाषा के अंदर कितने मान्य स्वर है? 11 स्वर है। अब इनका हम वर्गीकरण देखेंगे। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आता है सीधा सीधा कि भाई ये कौन सा स्वर है, किस प्रकार का स्वर है। तो इसमें पहला वर्गीकरण हम देखते हैं। नंबर 1 मूल स्वर। यानी कि मूल स्वर से मतलब यह है कि वे स्वर जो हिंदी भाषा के मुख्य स्वर माने जाते हैं, अर्थात सीधे यानी कि संस्कृत भाषा से इनको किसमें लिया गया है? हिंदी भाषा में लिया गया है। तो जो मूल स्वर है इनकी संख्या है 4। कौन कौन से मूल स्वर हो जाएंगे आपके? अ, ई, उ और ली। यानी कि ये जो 4 है ये आपके मूल स्वर माने जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ के निम्न में से कौन सा मूल स्वर है, तो ये 4 स्वर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर आता है आपका संधि स्वर। संधि स्वर। अब जो संधि स्वर है इनकी संख्या कितनी होती है? 7 संधि स्वर होते हैं। इनको भी 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर का मतलब यानी कि जिन स्वरों का निर्माण दीर्घ स्वर संधि से हुआ है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब इसके अंदर देखिए जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बना? आ। उसी प्रकार से ई प्लस ये मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी। और ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यानी कि ये 3 स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर से अभिप्राय यह है कि जिन स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग विजातीय स्वरों से मिलकर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे देखिए अ प्लस ई, अब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? फिर अ से मिला आई तो क्या बनेगा? बड़ा आई। फिर अ से मिला ऊ तो क्या बनेगा? और फिर
अ से मिलेगा आपका ओ, तो क्या बनेगा बड़ा ओ, आओ। तो इस प्रकार से यानी कि 11 स्वरों का निर्माण होता है। बात समझ में? मूल स्वर कितने थे हमारे पास? 4। बाकी स्वरों का निर्माण हमने किसकी सहायता से किया? संधि की सहायता से। ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर 3, और 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगे बात समझ में? उतार लो इसको ऐसा कैसा। कोई बात नहीं, दोबारा ले लेंगे उस पेज को। अगला उतारो उतारो, कोई बात नहीं। उतर गया? दूसरा वर्गीकरण देखिए। जिह्वा उच्चारण, जिह्वा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जिह्वा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। ये हमारी जिह्वा है, इसको 3 पार्टों में बांट दो। अब जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होता है उन्हें कहा जाता है अग्र स्वर। डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है। तो यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होता है उन्हें कहा जाता है अग्र स्वर। अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, मध्य का मतलब जिस स्वर का उच्चारण करने पर हमारी जीभ बीच में से ऊपर उठती है, उसे कहा जाता है मध्य स्वर। मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है इन्हें कहा जाता है पश्च स्वर। अब देखिए, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सबके मुंह में आपकी जीभ है और आप प्रैक्टिकल बोल के देख सकते हो कौन से स्वर जिह्वा के अगले भाग से बोले जाते हैं। हाँ, बोल सकते हो कौन कौन से बोले जा सकते हैं? ई और बड़ा ई और यानी कि 5 स्वर क्या होते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। बीच वाला इकलौता है, इसमें कोई ध्यान यानी कि ज्यादा माइंड पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। ओनली ये इकलौता एक स्वर मध्य स्वर कहलाता है, बाकी बचे उनको पीछे डाल दो।
सब पीछे चले जाएंगे। क्या क्या बचा आपके पास? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ऊ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। यानी कि 5 आपके अग्र स्वर होते हैं, एक मध्य स्वर होता है और 5 आपके पश्च स्वर। मेरी बात समझ में? आप उतार थोड़ा जल्दी किया करो। हाँ अच्छा फटाफट डायग्राम कीजिए, फटाफट उतार लिया करो। उतार लिया? पॉइंट डालिए अग्र स्वर। पहला पॉइंट डालो अग्र स्वर। अग्र स्वर लिखो परिभाषा। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से किया जाता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से किया जाता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा पॉइंट डाले मध्य स्वर। मध्य स्वर लिखिए, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट डालिए पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से किया जाता है, जिह्वा के पिछले भाग से किया जाता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अगला वर्गीकरण देखिए। अगला वर्गीकरण देखिए। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण
स्वरों का वर्गीकरण। आप देखिए होठों की आकृति या होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारे होठों की जो स्थिति है वो गोल हो जाती है, होठों की स्थिति गोल हो जाती है, तो उन्हें कहा जाता है वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर या इनका दूसरा नाम है वर्तुलाकार स्वर, वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर। तो यानी कौन कौन से स्वर है जिनका उच्चारण करने पर हमारे होठ गोल हो जाते हैं? तो इसके अंदर आपके 4 स्वर आते हैं। कौन कौन सा? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ। यानी कि ये जो 4 स्वर हैं ये वृत्तमुखी स्वर या वर्तुलाकार स्वर कहलाते हैं। बाकी शेष बचे इधर चले जाएंगे। यानी कि इनका उच्चारण करने पर हमारे होठों की स्थिति गोल नहीं होती, ये कहलाते हैं अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर या अवर्तुलाकार स्वर। इसके अंदर बाकी आपके स्वर आ जाएंगे अ, आ, ई, बड़ी ई, वी, एडी और एन। यानी कि 4 स्वर आपके वर्तुलाकार होते हैं और जो 7 स्वर है वो अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार होते हैं। बाकी बात समझ में उतार लीजिए इस क्वेश्चन के साथ। उतार लिया, पॉइंट डाले। वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर लिखे डेफिनेशन। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठों की स्थिति, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है, होठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है, उन्हें वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। उन्हें वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। 4 स्वर इसके अंदर आते हैं आपके उ, ओ, औ। ये 4 स्वर इसके अंदर आते हैं। अगला पॉइंट डालिए अवृत्तमुखी स्वर। दूसरा पॉइंट डालो अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर
होठों की आकृति, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोलाकार नहीं होती, गोलाकार नहीं होती, गोलाकार नहीं होती, उन्हें अवृतमुखी या अवर्तुलाकार स्वर कहते हैं, अवर्तुलाकार स्वर कहते हैं। ये 7 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। अगला वर्गीकरण देखिए, तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। पहला वर्गीकरण होगा विव्रत स्वर। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारा ये जो तालवा है ये पूरा का पूरा खुल जाता है, तो वहां से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे कहा जाता है विव्रत स्वर। अब देखिए कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने पर हमारा पूरा तालु खुलेगा। यानी कि आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो एक ही स्वर का उच्चारण करवाता है। किसका करवाता है? आप बोलो। यदि आप बोलोगे तो पूरा का पूरा आपके गले में जो भी कुछ हो रहा है वो डॉक्टर को सब नजर आ जाएगा। तो यानी कि एक स्वर होता है इसमें ओनली आ, यानी कि जो आ स्वर है वह विव्रत स्वर कहलाता है। इसका उच्चारण करने पर तालवा पूरा खुल जाता है। दूसरा वर्गीकरण होता है हमारा अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर यानी कि अर्ध का मतलब आप जानते हो आधा। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर यानी कि हमारी जीवा क्या कर देती है, तालवे के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, तो वहां से यानी कि आधा खुलता है, तो वहां से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उन्हें कहा जाएगा अर्ध विव्रत स्वर। इसमें आपके 3 स्वर आते हैं, अ, बड़ा ए और बड़ा ओ। ये 3 स्वर क्या कहलाते हैं? अर्ध विव्रत स्वर कहलाते। फिर नंबर आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर तालु यानी कि आधे से अधिक, आधे से क्या खुलेगा, थोड़ा अधिक खुलेगा, तो यानी कि वहां से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उन्हें कहा जाता है संवृत स्वर। इसमें 4 स्वर आते हैं आपके। कौन कौन से आ जाएंगे? ई,
बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 स्वर सवृत स्वर कहलाते हैं। फिर जिन स्वरों का उच्चारण करने पर तालु बहुत कम खुलता है, तो वहां से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उन्हें कहा जाएगा अर्ध सवृत स्वर। अर्ध सवृत स्वर। इसमें आपके 2 स्वर आपके पास बचे, छोटा है और छोटा ओ। देखिए, यानी कि कुछ विद्वान री का भी वर्गीकरण करते हैं, मगर री का वर्गीकरण तालु के आधार पर करना असंगत माना जाता है, क्योंकि री क्या होता है, मूर्धन्य होता है, तो तालु से उसका उच्चारण स्थान उसको नहीं माना जाता है। तो यानी कि इस आधार पर केवल 10 स्वरों को किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। उतार लीजिए इस टेबल को, ऐसा कैसा है। डायरेक्ट आपसे परीक्षा में सीधा इनको मिला के पूछ लेता है कि कौन सा अर्धव्यवहृत स्वर है, कौन सा सवृत स्वर है, या कौन सा व्यवहृत स्वर है। तो आपको पूरी की पूरी टेबल याद रखना है। टेबल यदि आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं। उठा लिया। अगला वर्गीकरण देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए, उच्चारण स्थान का मतलब हमारा, क्योंकि हमारे जो वाक्य यंत्र है, हमारा जो गला है, स्वर यंत्र है, तो कहां से किस स्वर का उच्चारण होता है, तो नीचे से प्रारंभ हो जाओ आप यहां से, ठीक है। तो नीचे इस स्थान को क्या बोला जाता है, कंठ। तो यानी कि कंठ की सहायता से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें कंठे स्वर कहा जाता है। नंबर 1 आ जाएगा आपका कंठे स्वर। अब कंठे स्वर, इसमें आपके 2 स्वर आएंगे, और कौन से, अ और आ। यानी कि इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। परंतु इसमें एक वर्ण में और भी जोड़ रहा हूं, हालांकि वो स्वरों में नहीं गिना जाता है। संस्कृत में इसका सूत्र भी है, अकुह विसर्ज्या नाम कंठे, यानी कि विसर्ग। विसर्ग भी किसकी सहायता से बोला जाता है, कंठ की सहायता से बोला जाता है। उसको मैं अलग लिख देता हूं। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अब कंठ के बाद किसका नंबर आया, ऊपर बढ़ो कंठ में, गले में, तालु। दूसरा वर्गीकरण है नंबर 2 हमारा तालव्य स्वर। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण स्थान तालवा होता है उन्हें कहा जाता है तालव्य स्वर। इचु इसका नाम तालव्य। तो इसमें 2 स्वर आ जाएंगे आपके, कौन कौन से, ई और बड़ी। इनका उच्चारण स्थान होता है तालवा। फिर तालवा के बाद किसका नंबर आया, आगे बढ़ो,
ऊपर का हमारा जो जबड़ा है वहां पर जो मुंह में ब्रेकर बने हुए हैं, जहां से श्वास रुकती है, वहां से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उस स्थान का नाम है ऊपर वाले का मुर्दा, और मुर्दा से शब्द बना है मूर्धन्य। मूर्धन्य स्वर संस्कृत में सूत्र है ऋतु विषा नाम मूर्धन्य। तो हमें अभी केवल स्वर पढ़ रहे हैं मात्र, तो इसमें आपका स्वर आ जाएगा ऋषि वाला। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, नीचे से याद करते चलो इसको। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य। कौन सा स्वर दंते होता है? अबे कोई सा भी स्वर दंते नहीं होता है। क्या दांतों से स्वर बोलते हैं क्या? कोई भी स्वर दंते नहीं होता है। किसका नंबर है दांतों के बाद? होठों का। होठों का है ना, 12 हो इधर से। तो यानी कि होठों की सहायता से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। ओष्ठ्य स्वर। इसमें आपके 2 स्वर आ जाएंगे, ऊ और बड़ा ऊ। फिर आगे बढ़िए, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण कंठ और तालव्य की सहायता से किया जाता है, कंठ और तालव्य की सहायता से किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कंठे तालव्य। कंठे तालव्य स्वर। इसमें आपके 2 स्वर आ जाएंगे, आई, यानी कि छोटा है और बड़ा है। फिर छठे नंबर पर हमारा आ जाएगा कंठ और होठ। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ और होठों की सहायता से किया जाता है उन्हें कहा जाता है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य स्वर। इसके अंदर आपके 2 स्वर आ जाएंगे, छोटा हो और बड़ा हो। इस प्रकार से यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे 11 स्वर है। यहाँ से इनको क्रमबद्ध याद कीजिए। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, यानी कि ओष्ठ्य, कंठे, तालव्य और कंठोष्ठ्य, यानी कि कंठ और ओठों की सहायता से लास्ट में 11 का वर्गीकरण हो जाए। परिभाषाएं लिखाने की जरूरत नहीं है ना, इनमें ऐसे याद हो जाएंगे। तो कंठ, तालु, मूर्ध तो नीचे से याद कर लो इनको सीधा। ये सब रखने की चीजें हैं। तालियां अगला
अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण के बाद बीच में दो वर्ण वर्णमाला में हम और पढ़ते हैं जिनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है। अर्थात उनको किस नाम से जाना जाता है? अयोग व ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। इनकी सहायक ध्वनियों के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है। तो ये दो जो वर्ण है आपके, पहला कौन सा है? दूसरा विसर्ग, यानी कि अनुस्वार, और दूसरा आपका कौन सा है? विसर्ग। इनको किस नाम से जाना जाता है? अयोग और ध्वनि के नाम से जाना जाता है। इनको ऐसा कैसे उतारो बीच में? अयोग व ध्वनिया यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, इनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है। यहां से जरूर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है इससे, यानी कि विसर्ग का प्रयोग किसके बाद होता है? विसर्ग का प्रयोग किसके बाद होता है? जैसे ऑप्शन दे दिया जाए आपको, स्वर, व्यंजन, शब्द। जैसे मैं एक उदाहरण लिख देता हूं यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पर बताइए कि विसर्ग का प्रयोग किसके बाद हो रहा है? स्वर के बाद, व्यंजन के बाद, शब्द के बाद, पद के बाद। ऑप्शन में 4 दे दिए। अब मुझे चयन करके बताओ आंसर क्या लगाऊं? किसके बाद होता है विसर्ग का प्रयोग? हाँ, व्यंजन के बाद। जैसे देखो, किसके बाद हो रहा है? यानी कि हमेशा ध्यान रखना, जो विसर्ग है उसका प्रयोग किसके बाद होता है? स्वर के बाद, व्यंजन के बाद नहीं होता। आगे बात समझ में? क्योंकि व्यंजन में क्या मिला रहता है? स्वर मिला रहता है। कभी भी इस पोजीशन में विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है ना? तो हमेशा इसका प्रयोग किसके बाद होता है? स्वर के बाद होता है। कई बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि विसर्ग का प्रयोग किसके बाद होता है? तो ऑप्शन में देगा वो व्यंजन, स्वर, शब्द, पद। तो स्वर के बाद इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, अनुनासिक स्वर। दूसरा देखिए, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। आपके सामने मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। चलो मुझे बताओ, किस विकल्प में अनुनासिक स्वर प्रयुक्त हुआ है? कौन सा लगाओगे? किस विकल्प में अनुनासिक स्वर प्रयुक्त हुआ है?
आंसर क्या होगा हमारा? बी। ये ऊपर क्या है, इसको क्या बोलते हैं? है की मात्रा है ये? हो की चंद्रमा की है, ये भी चंद्रमा की है, ये नहीं है। देखिए इसको कहा जाता है आगत ध्वनि। आप कॉलेज लिखते हो ना, कैसे लिखते हो? क्या ओ की मात्रा लगाते हो क्या? ये अंग्रेजी की मात्रा है, यानी कि इसको बोला जाता है कोलन। यानी कि अंग्रेजी में 4-5 मात्राएं होती है, ए ई आई ओ यू। तो यानी कि अंग्रेजी का जो आपका वो है, इसको आधा करके किसमें ले लिया गया है? क्योंकि हिंदी के अंदर बहुत सी विदेशी ध्वनियों के शब्द चलते हैं, तो उनको लिखने के लिए जब प्रॉब्लम खड़ी हुई तो यानी कि अंग्रेजी की इस मात्रा को किसमें लिया गया? हिंदी में लिया गया। और ये ओ की ध्वनि देखती चलती, हिंदी में तो क्या है मात्रा आपकी? ऐसी मात्रा लगती है क्या? ये छोटे ओ के बड़े ओ की मात्रा तो ऐसी होती थी। क्या कॉलेज ऐसे लिखते हैं क्या? फिर इस मात्रा को लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। जैसे आप कॉलेज लिखते हो, ऑफिस लिखते हो, तो इस प्रकार से ऊपर कोलन लगाया जाता है। तो यानी कि इसको कहा जाता है। अब जैसे मैं दूसरी टाइप से प्रश्न पूछ लूं कि किस विकल्प में आगत ध्वनि प्रयुक्त हुई, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आगत ध्वनि। ये हिंदी भाषा की नहीं है, ठीक है ना? ये तो आप सामान्य जानते हो, ये स्वर है और ये क्या है? अनुस्वार, ठीक है। अब देखिए प्रश्न यहां से उठाते हैं अपन अनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? डायरेक्ट उड़ जाने देता है, जबकि उसमें होता कुछ भी नहीं है प्रश्न के अंदर। तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? हाँ, अनुनासिक स्वर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख व नासिका दोनों से क्या निकले? बाहर निकले, उनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इसको दर्शाने के लिए इन स्वरों के ऊपर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। बात समझ में? तो जैसे ये अनुनासिक स्वरों के उदाहरण, जिस भी स्वर के ऊपर क्या लगा हो? चंद्र बिंदु लगा हो, यानी कि चंद्र बिंदु लगा हो, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखना, यानी कि जिस स्वर के ऊपर या जिस भी व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा पर मात्रा लगी हो, वहां पर चंद्र बिंदु पूरा नहीं लगाया जाता है, केवल अनुस्वार से ही काम चलाया जाता है। जैसे ये आ गया, तो यहाँ में पूरा नहीं लगाऊंगा, ऐसे टिक्की लगाऊंगा। ये बात समझ में? यानी कि चंद्र को हटा दिया जाता है और बिंदी लगेगी, ठीक है। अब दूसरी बात हम समझते हैं निरनुनासिक स्वर। तो क्योंकि हमने स्वरों की परिभाषा पढ़ी, स्वर किसे कहते हैं? यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अबाध्य गति द्वारा होता है, सीधी प्राणवायु डायरेक्ट मुंह से बाहर निकलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसका मतलब यानी कि निरनुनासिक स्वर वो हुए सभी स्वर, यानी कि एक्स वाई जेड 11 के 11 स्वर क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। सारे स्वर आ जाएंगे इसमें आपके, आ ई, बाकी सारे के सारे 11 स्वर क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनमें एक एक लाइन लिख लो। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर लिखिए। जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है, जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ये उदाहरण लिख लीजिए। जैसे दूसरा पॉइंट डालिए, निरनुनासिक स्वर।
निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं, जैसे अ आ ई, दो डॉट कर देना, शब्द पूरे लिख लो। सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं, एक लास्ट छोटा सा वर्गीकरण, फिर कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक छोटा सा वर्गीकरण हो रहा है इसका, उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप देखिए, उच्चारण यानी कि मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका ह्रस्व, या इसको बोला जाता है लघु स्वर, यानी कि जिन स्वरों की एक ही मात्रा लगती है, यानी कि जिन स्वरों की एक ही मात्रा लगती है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर करते हैं। इसके अंदर आपके चारों स्वर आ जाएंगे, अ, ई, उ और री, यानी कि इनकी एक ही मात्रा मानी जाती है। आगे बात समझ में, इनको ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाता है। नंबर 2, दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, यानी कि जिन स्वरों की 2 मात्रा होती है या जिन स्वरों का उच्चारण करने पर दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके आ जाएंगे 7 स्वर, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एडी, एना, ली और देखिए तीसरा नंबर है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ये जो प्राचीन हिंदी है उसके अंदर ये स्वर चलता था। इसको दर्शाने के लिए आपने देखा होगा, यानी कि इस प्रकार से जिन स्वर, ये इसकी मात्रा दर्शाने के लिए हिंदी का क्या है, 1 3, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर दुगना समय लगता है, जहां पर ध्वनि को लंबा खींचा जाता है वहां पर प्लुत स्वर होता है। कभी कभी शब्द दे देता है, पूछ लेता है कि इसमें किस स्वर, कौन सा स्वर प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे आप ओम बोलते हो, ओम, तो इस प्रकार से, यानी कि ये प्लुत स्वर है बीच बीच में, जहां पर ध्वनि को लंबा खींचा जाता है। अर्थात जिस शब्द का उच्चारण करने पर दुगना समय लगता है, लंबी ध्वनि खींची जाती है, वहां पर कौन सा स्वर होता है, प्लुत। जैसे आपके दूध देने वाला आता है तो क्या बोलता है वह, दूध। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्वनि को लंबा खींचा जाए वहां पर होता है आपका प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से, यानी कि उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको ऐसा कैसे उतारो, ठीक है।